हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है बिहार लोक सेवा आयोग स्कूल अध्यापक परीक्षा 2023, ठीक है। और ये क्लास 9 टू 10 यानी कि टीजीटी का है। और ये जो है परीक्षा जो एग्ज़ाम डेट है इसकी, ये 26/8/2023 को जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसी का ये सॉल्व पेपर है, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और हमारी तैयारी कहाँ तक है, इनमें से कितने प्रश्न हम सभी के सही बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम सभी देखते हुए अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये जो है क्लास 9 से 10th तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। और 41 नंबर से देखेंगे, टोटल इसमें 80 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न होते हैं? 80 प्रश्न होते हैं। 41 पहला प्रश्न हमारा 41 नंबर का है। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो जो है ऑप्शन देखते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश, बी है शौरसेनी अपभ्रंश, सी है ब्राचड़ अपभ्रंश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राजस्थानी भाषा का उद्भव है ये जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और जो शौरसेनी अपभ्रंश के जो है तीन रूप हैं। अपभ्रंश से के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। और जिनमें से जो पहला है वो है शौरसेनी अपभ्रंश। क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश है पहला, और जिसके अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी आती है। दूसरा अर्धमागधी है। दूसरा क्या है साथियों? अर्धमागधी है, अर्धमागधी। और तीसरा क्या है? मागधी है। तीसरा क्या है? मागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है और मागधी से बिहारी हिंदी निकली है। इस प्रकार जो है अपभ्रंश के कितने रूप हैं? तो 3 रूप हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 रूप हैं जिनसे 5 उपभाषाओं का विकास हुआ है। इनसे 5 उपभाषाओं का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, ये सब बता दिया गया आप सभी को। दूसरा देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 2 है हमारा, वो देखते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है AP शर्मा, बी है BG खेर, BG वर्गीज, सी है BG खेर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी परिचित है इस प्रश्न से, BG खेर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। BG खेर बाल गंगाधर खेर जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1955 में। इस आयोग के अध्यक्ष BG खेर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। जो है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है बांगरू, सी है कन्नौजी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 43 नंबर का है ये ब्रजभाषा, बांगरू और कन्नौजी, ये तीनों जो है पश्चिमी हिंदी की हैं। तो नहीं पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात आंसर हमारा ई हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी है मुरादाबाद, सी है बरेली, डी है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रश्न है हमारा ये है कि कौन सा खड़ी बोली का नहीं है, कौन सा क्षेत्र जो है खड़ी बोली का नहीं है? तो सहारनपुर में, मुरादाबाद में, और यहाँ क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है, सहारनपुर, मुरादाबाद। लेकिन जो बरेली है, बरेली में क्या बोला जाता है? ब्रजभाषा। बरेली में ब्रजभाषा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 44 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए जो है रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। और बरेली में ब्रजभाषा। 45 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे। जो 45 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अवधी, बी अवधी, इस तरह से अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा और छत्तीसगढ़ी, इनका हमें मिलान करना है। तो हम सभी देख लेते हैं। जो अवधी है, अवधी मतलब इलाहाबाद, यानी कि अवधी जो है इलाहाबाद, ये जो है एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। इसके बाद बुंदेली, बुंदेली जो है झांसी में, यानी कि 3 के बाद 1 आ गया। और ब्रजभाषा, ब्रजभाषा मथुरा में सभी परिचित है, 4 हो गया, है ना। अब छत्तीसगढ़ी बचता है। छत्तीसगढ़ी क्या है? बिलासपुर का है, यानी कि 2 हो गया। तो 3, 1, 4, 2 देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में है।
3, 1, 4, 2 किसी में नहीं है, है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। हाँ, ई ही है इसका करेक्ट आंसर, जो है ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बोली और क्षेत्र अवधि इलाहाबाद, बुंदेली झांसी और ब्रजभाषा मथुरा, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर। प्रश्न संख्या 46 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है जो 46। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश है। ठीक है, निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है हिंदी भाषा के लिए? ऑप्शन ए 351, बी है अनुच्छेद 147 और सी है 349, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 351 है। क्या है करेक्ट आंसर इसका? 46 नंबर का जो प्रश्न संख्या जो 46 है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है 351। क्या हो जाएगा? 351। देखिए, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 51 तक है। ठीक है, जो है भाषा संबंधी 43 से कितना है? 351 से 343 से 43 से 351 तक है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न हमारा, देखेंगे। हाँ, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के अनुच्छेद 351 में है। 51 में है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा संबंधी उपबंध है। ये प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर का जो प्रश्न है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी है शिव सिंह सेंगर ने, सी है रामचंद्र शुक्ल ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 47 नंबर का है ये हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने, क्योंकि हिंदी भाषा में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? हिंदी भाषा में। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, 1929 में, है ना। आगे देखेंगे जो है इसके बाद देखेंगे शिव सिंह सेंगर ने किया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से इस ग्रंथ का प्रकाशन कब किया था? 1883 में किया था। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का प्रकाशन इन्होंने 1883 में किया था। अब जो है प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 47। अब 48 नंबर के जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं हम सभी। 48 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 48 नंबर का प्रश्न है, हाँ ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। चित्तवृत्तियों के परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जब चित्तवृत्तियों की बात जहां आ जाए वहां कौन होता है जानते हैं? शुक्ल जी होते हैं। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और आचार्य नगेंद्र द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये पहले हिंदी साहित्य का विकास का परिवर्तित रूप है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1929 में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे हम सभी 49 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, मिश्रबंध द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? किस कवि को स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन ए है गोस्वामी तुलसीदास, और बी है सूरदास, सी है मलिक मोहम्मद जायसी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जायसी को नहीं मिला है। किसे नहीं मिला है? जायसी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर नवरत्नों की बात किया जाए कि नवरत्न कौन कौन से थे, तो तुलसीदास थे, सूरदास थे, देव थे और बिहारी थे। कौन थे? बिहारी थे। त्रिपाठी बंधु यानी कि भूषण मतीराम थे, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु, ये नवरत्न थे। और इसमें जायसी जी को नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये नौ कवि हैं, देख सकते हैं आप। और 50 नंबर का जो प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को। तो ये जो 50 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है श्रृंगार काल, बी है रीतिकाल, सी है कलाकाल और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। जैसे रीतिकाल
रीतिकाल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आगे देखते हैं 51 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है जेम्स हिक्की, बी है गणेश शंकर विद्यार्थी, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 51 नंबर का प्रश्न है साथियों, ये है जेम्स हिक्की हैं। भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स हिक्की को माना जाता है। किसे माना जाता है? जेम्स हिक्की को माना जाता है। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? हमारा प्रश्न संख्या जो है 51 है ना। अब 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, हम सभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा इनके तथ्यों को पढ़ लिया जाता है। भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स हिक्की को कहा जाता है। ये भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार थे। सन 1780 में हिक्की ने बंगाल गजट का एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में संपादन शुरू किया। मदन मोहन मालवीय ने अवैध समाचार पत्र का प्रकाशन 1907 में शुरू किया। यह एक साप्ताहिक पत्र था तथा गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन किया। प्रताप नामक पत्र किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का, ठीक है। और इसका 1913 में शुरू किया। यह एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय समाचार का प्रकाशन 1907 में किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कई प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया पत्र से संबंधित, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय समाचार पत्र का, अभ्युदय, ठीक है। 52 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। 52 नंबर का जो प्रश्न है हमारा पूछा गया था, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। फिर से इस तथ्य को पढ़ेंगे। जो है तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी है शांतिप्रिय द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये 52 नंबर का है ये शुक्ल जी हैं। कौन है? शुक्ल जी हैं। देखिए 2 कथन हो गए ना शुक्ल जी से। ये शुक्ल जी हैं। वैसे भी शुक्ल जी अपने आप में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हैं, सभी परिचित हैं इनसे। आगे देखते हैं एक प्रश्न और एक तथ्य और कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र का है, जो है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इतना आप याद कर लेंगे तो समझ लेंगे तो चल जाएगा काम, डॉक्टर नगेंद्र का है। और ये जो तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, ये किसका है? शुक्ल जी का है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? जो 53 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये पूछा गया प्रश्न है कि जो है किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ये कौन है? स्वयंभू है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखेंगे जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ना। आगे देखेंगे 54 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ दार्शनिक मत है और दूसरी तरफ आचार्य हैं। तो ये प्रश्न प्रायः सभी जो है हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये देखा जाता है, जरूर इनसे जरूर प्रश्न बनते हैं, है ना। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आना बिल्कुल हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है, थोड़ा सा कट गया ये। विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे, ठीक है। और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। और शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद ये तो वल्लभाचार्य, हाँ 4 में है, वल्लभाचार्य का है। यानी कि 2 के बाद क्या हो गया? 4 हो गया। अब आ गया अद्वैतवाद, ये किसका है? शंकराचार्य। अद्वैत शंकरा, यानी कि 4 के बाद 1 हो गया। द्वैताद्वैतवाद अब कौन किसका है? निम्बार्काचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का है। तो जो है चौथे का जो है क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम देखते हैं 2 4 1 3, अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। 2 4 1 3, है ना।
तो इसमें कोई नहीं है, 2 4 1 3 है ही नहीं है, तो इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। देखिए थोड़ा सा ये टाइम टेकन है, अगर मतलब सावधानी से किया जाए, है ना, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ढूंढते रह जाए ऐसे। तो क्या है, जो है ई है, करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बार्काचार्य है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रगतिवाद केवल फिर से एक तथ्य है, देखते हैं। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? फिर से पढ़ दे रही हूँ कि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। इस विचार को पूछा गया किस विद्वान का है, तो देखते हैं। ऑप्शन में है जो है डॉक्टर नामवर सिंह, बी है नंद दुलारी वाजपेयी, सी है गणपत चंद्रगुप्त और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका जो आंसर है वो है गणपति चंद्रगुप्त। क्या है? गणपति चंद्रगुप्त। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले तथ्यों को पढ़ लेते हैं। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार गणपत चंद्रगुप्त का है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ये किसका है? गणपत चंद्रगुप्त का है। किसका है? गणपत चंद्रगुप्त का। 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचना कार का नाम सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है, नहीं पूछा गया। ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, बी है नंद किशोर आचार्य, सी है केसरी कुमार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 56 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका आंसर हम सभी को बताना है। तो इसमें नलिन बिलोचन शर्मा प्रपद्यवाद के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसका कौन नहीं है? तो नंद किशोर आचार्य नहीं है। कौन है? नंद किशोर आचार्य नहीं है ना। नकेन से, है ना, फेमस है। प्रपद्यवाद को ही क्या कहते हैं? नकेनवाद कहते हैं। यहाँ प्रपद्यवाद दे दिया गया है। नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार है, नंद किशोर नहीं, केसरी कुमार है। ठीक है, आगे देखेंगे हम सभी। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, है ना। जो है यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है मलेज, बी है नेमीचंद्र जैन, सी है अशोक वाजपेयी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मलेज का है, बहुत फेमस है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, उपयुक्त कथन मलेज का है। और यह कथन मलेज ने शमशेर बहादुर सिंह के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? शमशेर बहादुर। जबकि स्वयं उन्होंने कहा कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। और मुक्तिबोध का कथन है कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। इनमें से कौन से 58 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन, जहां अरविंद दर्शन आ जाए वहां तो सुमित्रानंदन पंत है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, है ना। जो प्रश्न बहुत सरल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 80 प्रश्नों को करना है, टाइम थोड़ा सा लगेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन इसके साथ साथ हम सभी तैयार करते चल रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं, जो रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। छायावादी चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, यानी कि 3 कवि हैं और एक कवित्री हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं ऐसे, है ना, आ गया, दिख गया। तो उच्छ्वास, ग्राम्य, उत्तरा, चिदम्बरा, है ना। जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी, अयोध्या का उद्धार, चुकोस्वार, बभ्रुवाहन और कामायनी बहुत ही चर्चित रचना है इनकी। आगे देखेंगे, निराला की प्रमुख रचना अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेड़ा, नए पत्ते और शांदे काकले, ये सभी निराला की हैं। जो है अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं हम सभी। 59 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, 59 नंबर का जो प्रश्न है, देखते हैं। भूल कहत नवरस सुकवि और सकल मूल सिंगार, यह विचार
यह विचार, आंसर भी दिख रहा है, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। ऑप्शन ए है चिंतामणि त्रिपाठी, बी है कुलपत में, सी है प्रताप शाही, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 59 नंबर का प्रश्न है ये है जो है देव की है। किसकी है? ये देव की है। कहने का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किसकी रचना है? देव की है। देव की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। ये देव की जो पंक्ति है, भाव विलास भवानी विलास, है ना। देव जो के बारे में देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि देव की है ये, और देव रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है भाव विलास भवानी विलास काव्य रसायन। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? ऑप्शन ए है चिंतामणि त्रिपाठी, बी है सोमनाथ, सी है केशवदास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी परिचित हैं इस प्रश्न से, केशवदास जी हैं। केशवदास जी क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। कौन है? केशवदास है। जो 60 नंबर का प्रश्न है उसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना को हम सभी पढ़ते हैं। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। तर्क बा देखेंगे। संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। इसमें बताना है कि हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तथ्य कारण इसमें देखना। जो ये प्रश्न संख्या हमारा जो है 61 है और 61 में जो है ये दोनों सही हैं। फिर से देख लेते हैं। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप क्या हो गया? बदल गया। बिल्कुल सही है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। अब भी देखते हैं। संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। आगे देखेंगे। ऑप्शन ए आ और बा दोनों सही है। ऑप्शन बी आ और बा दोनों गलत है। ऑप्शन सी आ गलत है, बात सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही है। आ ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 62 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? यहाँ से भी प्रश्न बना है। देखिए जो है ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, बी है यशपाल, सी है हीलाचंद जोशी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन नहीं है पूछा गया? तो यशपाल नहीं, बाकी जैनेन्द्र और हीलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो 62 का क्या हो जाएगा? जो है यशपाल, बी राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या? ऑप्शन ए है गमन, बी है गोदान, सी है रंगभूमि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 63 नंबर का प्रश्न है हमारा ये है प्रेमा। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से क्या है? कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। और इनके उपन्यास जो इनका जो प्रेमा था 1907 में, है ना, इसमें विधवा विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। और प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके क्या किया था? प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित किया था। और प्रेमा में क्या है? विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा था? ये 63। 64 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। हम सभी 64 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जो 64 नंबर का प्रश्न है हमारा, हाँ थोड़ा सा इनसे संबंधित देख लेते हैं। गबन में मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है ना। गोदान किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है, सभी परिचित। रंगभूमि औद्योगिकरण के दोष, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण हुआ है। किसमें? रंगभूमि में। ठीक है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा ऋण की समस्या के बारे में है, और गबन में मध्यम वर्गीय जीवन की संगति का, ठीक है, मनोवैज्ञानिक चित्रण है। आगे देखते हैं। 64 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो ये ध्रुव स्वामिनी है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, सभी परिचित है इससे। ध्रुव स्वामिनी नाटक बहुत ही अच्छा है ना। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो ध्रुव स्वामिनी में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 64 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्कंदगुप्त में देख लेते हैं क्या है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उनके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। चंद्रगुप्त में देखते हैं कि इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं
अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त है ना, ध्रुव स्वामी, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। 65 नंबर का देखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी है नंद दुलारी वाजपेयी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 65 नंबर का प्रश्न है साथियों, ये जो है शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल जी का। करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। अब तक के हम लोगों ने शुक्ल जी के 3 कथनों पे 3 कथनों को पढ़ा, 3 कथनों को देखा है ना। प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन आधुनिक काल के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह है। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह है। आगे बढ़ते हैं हम, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधान प्राध्यापक रहे, है ना। कौन? लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, आगे देखेंगे 67 देखेंगे, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? टूटते पारिवारिक मूल्यों का। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है लहरों के राजहंस, ऑप्शन ए है लहरों के राजहंस, बी है आषाढ़ का एक दिन, सी है पैर तले की जमीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 67 नंबर का प्रश्न है, ये तो जो है इसमें जो है ये जो इनका जो चित्रण हुआ है वो किसमें है? आधे अधूरे में है। किसमें है? आधे अधूरे में। आधे अधूरे इसमें है ही नहीं, तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि ये जो है टूटते पारिवारिक मूल्यों का आधे अधूरे इनसे संबंधित तथ्य हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। तथ्यों से कुछ प्रश्न बनने की उम्मीद भी है। देखते हैं। हाँ, कोई संगत नहीं है, सही है। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण हुआ है। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है। ये दोनों कैसे नाटक हैं? ऐतिहासिक नाटक है। पैर तले जमीन मोहन राकेश का कैसा नाटक है? अधूरा नाटक है। पैर तले जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। ठीक है, और आगे देखते हैं, लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन, ये ऐतिहासिक नाटक है। आधे अधूरे नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया था। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? 68 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, बी है सम्राट समुद्रगुप्त, सी है सम्राट चंद्रगुप्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 68 नंबर का प्रश्न है हमारा, किस नंबर का? 68 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये है जो है ये कौमुदी महोत्सव, ये जो है चंद्रगुप्त, क्या है? चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, हाँ है ऑप्शन में सम्राट चंद्रगुप्त। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट चंद्रगुप्त। आगे देखते हैं, और ये एकांकी अगर पूछा जाए तो रामकुमार वर्मा की है। कौमुदी महोत्सव किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। पढ़ लेते हैं इसके इनके तथ्यों को देख लेते हैं एक बार, कि जो है कौमुदी महोत्सव एकांकी सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित करती है। कौमुदी महोत्सव डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। इनकी और एकांकियां देखें तो पृथ्वी राज की आंखें इंपॉर्टेंट है, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, दीपदान बहुत इंपॉर्टेंट है, कारवां। ठीक है, कारवां, दीपदान। आगे देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? पूछा गया नहीं है, कौन प्रगतिवादी परंपरा का? तो ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, बी है यशपाल, सी है रांगे राघव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है नहीं है पूछा गया, तो इलाचंद्र जोशी कौन नहीं है? प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी ये मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। देखिए, इलाचंद्र जोशी प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं है, इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक है। हाँ, क्या है? मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं धूपरेखा, रोमांटिक छाया, आहुति, डायरी के नीरस पृष्ठ, और जो है आगे सभी प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार हैं जो भी बचते हैं। आगे देखेंगे 70 नंबर का प्रश्न, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, बी है कृष्णा सोपती, सी है शिवानी, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 70 नंबर का है, ये जो जिंदगी और गुलाब के फूल, ये जो है उषा प्रियंवदा का है। किसका है? उषा प्रियंवदा का है। और इसमें उषा प्रियंवदा कहीं नहीं दिख रही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती एवं शिवानी का नहीं है, अपितु जिंदगी और गुलाब के फूल प्रसिद्ध कहानी उषा प्रियंवदा का है। किसका है? उषा प्रियंवदा का है। मन्नू भंडारी की कहानियां मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, है ना। शिवानी की कहानियां है लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रति बिलाप। 71 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया था। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है रामविलास शर्मा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 71 नंबर का प्रश्न है ये किसका है? शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल जी का है। करेक्ट आंसर हाँ बी में है, शुक्ल जी बी में है। ठीक है, और आगे देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार आचार्य शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को स्टील कहा है। मिश्र को क्या कहा है? स्टील का। बालकृष्ण भट्ट को एडिसन, हिंदी का एडिसन बालकृष्ण भट्ट, हिंदी का एडिसन बालकृष्ण और हिंदी का स्टील प्रताप नारायण मिश्र शुक्ल ने। आगे देखेंगे निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है क्रोंचे, सी है इलियट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। काव्य शास्त्र से प्रश्न बने हैं। देखिए 72 नंबर का जो प्रश्न है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत 72 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियट। क्या हो जाएगा? इलियट। इलियट किस में है? सी में है। करेक्ट आंसर हमारा इलियट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो अरस्तु ने क्या दिया है? विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। और क्रोंचे का क्या है? अव्यंजनावाद। क्रोंचे का क्या है? अव्यंजनावाद। अरस्तु का क्या है? विरेचन। अरस्तु का क्या है? विरेचन सिद्धांत किसका है? तो अरस्तु का है। क्रोंचे का अव्यंजनावाद और इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। आगे देखेंगे हम सभी 73 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 73 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो अभी जो प्रश्न हम लोगों ने देखा कि विरेचन सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं। अनुकरण, जीवन का अनुकरण मानते हैं। कौन? प्लेटो। काव्य को क्या मानते हैं? जीवन का, कहते हैं जीवन का अनुकरण है काव्य। उन्होंने इस क्रिया को और इस क्रिया को क्या कहा है? मिमेसिस कहा है। और कालरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया है। कल्पना का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो कालरिज ने दिया है। ठीक है, कल्पना का सिद्धांत कालरिज ने। कालरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। ठीक है, ये किसका है? कालरिज का है। कालरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया है और कालरिज ने कहा कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन क्या है? आनंद है, सत्य नहीं। किसने कहा है? कालरिज ने कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमति नहीं है, अनुमिति है। क्या है? अनुमिति है। इस पे ई की मात्रा रहेगी, है ना। अनुमिति माँ पे ई की मात्रा रहेगी। हरस्वी। अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? ऑप्शन ए है भट्टलोलट, बी है अभिनवगुप्त, सी है भट्टनायक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 74 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये हो जाएगा, ये तो शंकुक का है और शंकुक ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी भरतमुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या आचार्य शंकुक के जो किसी विकल्प में हाँ नहीं है। आगे देखते हैं हम सभी पढ़ना। हाँ, भट्टलोलट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से जरूर बनते हैं पेपर में। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और भट्ट शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। नायक क्या करते हैं? भोग करते हैं। इस तरह से हमने याद किया था और ये कभी नहीं भूलता। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद देखिए, अभिनव अभिव्यक्ति है ना, मिल रहा है, और शंकुक का अनुमितिवाद और भट्टलोलट का उत्पत्ति या आरोपवाद। इस तरह से ये याद करना चाहिए, याद कर लीजिएगा, इनमें से आ सकता है। 75 नंबर का जो प्रश्न है संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? रीति और गुण में अभेद माना है। ऑप्शन ए है कुंतक, बी है क्षेमेंद्र, सी है राजशेखर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 75 नंबर का प्रश्न है ये मित्रों हम बता दें ये वामन का है। किसका है? वामन का है। वामन का है और वामन इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है,
रीति और गुण में अभेद माना है, जो कि हाँ वामन का है। आगे देखेंगे 76 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है छायावाद। ये साहित्य के कविता के नए प्रतिमार पर मिला था। ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। आगे देखते हैं कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, है ना। 76-77 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए, है ना। ये प्रवर्तक है और संप्रदाय है, इनसे प्रश्न बनते हैं। इस तरह से कर लेते हैं जिससे सभी आ जाए। हाँ, आ गए हैं। आगे देखते हैं भरत मुनि। भरत मुनि किस संप्रदाय के हैं? तो रस संप्रदाय के हैं। एक का जो है 4 हो जाएगा, है ना। और आनंदवर्धन, इस तरह से करते हैं। एक का क्या हो गया? एक का जो है 4 हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भरत मुनि किस संप्रदाय के हैं? तो रस संप्रदाय के हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के हैं। और आगे आनंदवर्धन जो है ये ध्वनि संप्रदाय के हैं। ध्वनि कहाँ है? ध्वनि 1 में है। 4 के बाद 1 हो गया। कुंतक जो है वक्रोक्ति हैं, फिर 2 हो गया। और वामन जो है, वामन क्या है? वामन जो है रीति संप्रदाय के बचते हैं। 3 हो गया। 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 4 1 2 3, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो है बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। 4 1 2 और 3, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 1 3। हाँ, आगे देखते हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के हैं, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के, वामन रीति संप्रदाय के हैं। अगला देखते हैं 78 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। क्रौंचे के अव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा? किसने कहा? ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, बी है नंद दुलारी वाजपेयी, सी है गुलाब राय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 78 नंबर का प्रश्न है ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। क्रौंचे के अव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो शुक्ल ने कहा है, और इनमें शुक्ल नहीं है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? ऑप्शन है कृष्णा सोपती, बी है मैत्रेयी पुष्पा, सी है उषा प्रियंवदा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 79 नंबर का मित्र है, 79 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये है मैत्रेयी पुष्पा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी है, मैत्रेयी पुष्पा का है। तब्दील निगाहें मैत्रेयी। कृष्णा सोपती की रचना देख लेते हैं। जिंदगी नामा। जिंदगी नामा और डार से बिछुड़ी दिलो दानिश, यारों के यार आए लड़की, है ना। 4 नहीं, यारों के यार। उषा प्रियंवदा की रचनाएं हैं। 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भया कबीर उदास। ये सब किसकी हैं? उषा प्रियंवदा की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी। 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर एन सिंह, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है रविंद्र प्रभात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 80 नंबर का प्रश्न है ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, क्योंकि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 81 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, आगे देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनकी अन्य सलाम घुसपैठिए जूठन। जूठन बहुत इंपॉर्टेंट है, सदियों का संताप, है ना। वाल्मीकि जी का है। आगे देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि मतलब। आगे देखेंगे आदिवासी विमर्श पर आधारित। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, बी है रमणिका गुप्ता, सी है भारती मीणा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 81 नंबर का है, ये जो संथाल की कवयित्री होती हैं आशा किस्कू, इनका जो है संग्रह है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। और संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं कि किसकी हैं? किसकी हैं ये पंक्तियाँ? किसकी हैं? तो 82 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो ऑप्शन में तो मैथिली शरण गुप्त नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय। कहने का मतलब इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। हमारा ऑप्शन ई वाला सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ई वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, ये मैथिली शरण गुप्त की है। 83 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उर्वशी के लिए मिला था। 1972 में, सभी परिचित हैं इससे। उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसको मिला था? दिनकर को मिला था, है ना। आगे देखते हैं
प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? ऑप्शन ए है परमाल रासो, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है बिसलदेव रासो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परमाल रासो, इसमें जो है पृथ्वीराज रासो क्या है? 84 नंबर का जो प्रश्न है यह है पृथ्वीराज रासो, है ना। और जबकि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की जो रामचंद्रिका है उसे छंदों का अजायब घर कहा है, और छंदों का अजायब घर जो है पृथ्वीराज रासो को, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को कहा है केशवदास की, ठीक है। और जो परमार रासो है जगनिक की है, बिशलदेव रासो नरपति नाल, ठीक है। आगे देखेंगे कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती थी मतलब बौद्ध साहित्य। ऑप्शन ए है, बी है सूफी साहित्य, सी है सिद्ध साहित्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 85 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 85 नंबर का जो प्रश्न है ये किसमें? सिद्ध साहित्य में। किसमें? सिद्ध साहित्य, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जो इससे पहले उलटवासियाँ जो है सिद्ध साहित्य में प्राप्त होती थी। तो 85 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम 86 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। धीरे धीरे हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, है ना, अपने लक्ष्य की तरफ। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो ये तो महात्मा गांधी ने दी, ये बहुत चर्चित है। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि है कि उपाधि गांधी ने दी। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को रंग में भंग, जयद्रथवध, किसान, बिकटवट, भारत भारती, जय भारत इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं जो है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन है अकाल और उसके बाद, मुक्तिबोध, कलगी बाजरे की, ये तो अज्ञेय की, गीत फरोश, ब्रह्म राक्षस, है ना। इन्हें हमें क्या करना है? मिलान करना है। 87 का हम इस तरह से देखते हैं, हाँ, इस तरह से देखते हैं। अकाल और उसके बाद ये किसका है? नागार्जुन का है। अकाल और उसके बाद ये नागार्जुन का है। तो 1 का 4 किस में है? 1 का 4 बी में है। देख लेते हैं, ये बी वाला सही हो गया, 1 का 4 बी में है। लेकिन और भी हम मिला लेते हैं। कलगी बाजरे की, ये किसकी? अज्ञेय की है, हाँ, ये 3 हो गया। गीत फरोश मुक्तिबोध की है, और जो है ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो इसके ये देख लेते हैं कि जो है गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र के, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है, क्षमा चाहूँगी, ब्रह्म राक्षस जो है किसकी है? मुक्तिबोध की है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है, और गीत फरोश किसकी है? ये गीत फरोश जो है ये भवानी जी की है, ठीक है। तो ये सही हो गया हमारा। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा मिलान भी कर लेते हैं क्योंकि बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अकाल और उसके बाद नागार्जुन का है, कलगी बाजरे की अज्ञेय का है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है, ब्रह्म राक्षस किसका है? मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध का है। अगला देखते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है। सभी परिचित है ना। धूमिल की कविता है ना, धूमिल की कविता जो है ये। आगे देखते हैं, धूमिल की कविता रोटी और संसद जो है उससे ये संबंधित है। नक्सलवादी धूमिल की किस कविता से? नक्सलवादी, मोचीराम, अकाल और दर्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब कोई नहीं, क्योंकि जो है रोटी और संसद से है। किससे है? रोटी और संसद से है, ये बहुत परिचित है ना। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनके तथ्यों को। उपयुक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की रोटी और संसद कविता से। यह कविता कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संग्रहित है। किसमें? कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे धूमिल श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि हैं, अतः इनका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि नक्सलवाड़ी, मोचीराम तथा अकाल दर्शन इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए है एक और जिंदगी, बी है राजा निर्वंशिया, सी है मांस का दरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 89 नंबर का है ये कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, एक और जिंदगी नहीं है। क्या नहीं है? एक और जिंदगी। किस ऑप्शन में है? ए है। ए ऑप्शन नहीं पूछा गया है। राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, ये है। एक और जिंदगी नहीं है। एक और जिंदगी किसकी है? मोहन राकेश की है। किसकी है साथियों? मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की। आगे देखेंगे हम सभी 90 प्रश्नों पर चलते हैं। 90 प्रश्नों को देखते हैं। एक और जिंदगी कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह मोहन राकेश द्वारा रचित है। जबकि राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, बयान, आज़ादी मुबारक कमलेश्वर की कहानी संग्रह है, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश। आगे प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की संख्या कितनी है? तो चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की संख्या कितनी है? तो 44 है।
कितनी है? 44 है। दृश्यों की संख्या चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की संख्या 44 है और गीतों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। गीतों की संख्या कुल 13 है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख प्रसाद के अन्य प्रमुख नाटक हैं, जैसे सज्जन हो गया, कल्याणी परिणय, करुणालय हो गया, प्रायश्चित हो गया, राष्ट्रीय अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवसावनी। ध्रुवसावनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसावनी। आगे देखते हैं 91 नंबर का देखते हैं। शेखर एक जूनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। ऑप्शन है विनम्रता, बी है भावुकता, सी है उदारता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 91 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं माना जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्योंकि आगे पढ़ लेते हैं इनके तथ्यों को। जो है शेखर एक जूनी कितने भागों में है? तो दो भागों में है, उत्थान और उत्कर्ष, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में, द्वितीय का 44 में हुआ था। उपन्यास का नायक शेखर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। वह विद्रोही है, घोर स्वाभिमानी है, अंतिम सीमा तक क्या है? ईमानदार है, निर्भीक है और जिज्ञासु है। और इनमें से कोई नहीं था, है ना, इसलिए ये उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर सही था। 92 नंबर का देखते हैं। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है पुनर्वा, बी है अनामदास का पोथा, सी है बाणभट्ट की आत्मकथा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 92 है ये क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा से है। किससे है? बाणभट्ट की आत्मकथा से है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 92 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, पात्र महामाया है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्रों को देखा चाहे तो बाणभट्ट हो गए और निपुड़िया हो गया, भट्टिनी हो गया, राजश्री हो गया, अघोर हो गया, भैरवी और विग्रह वर्मा हो गया। चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा 76 आदि इनके उपन्यास हैं, इंपॉर्टेंट है। जो गैंग्रीन कहानी किसका है? तो ये गैंग्रीन कहानी किसका है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, बी है कमलेश्वर, सी है ज्ञान रंजन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है। अज्ञेय की है। किसकी है? गैंग्रीन कहानी अज्ञेय जी की है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। और अज्ञेय की कोठरी की बात, रोज छोड़ा हुआ रास्ता, विपथ का शरणार्थी, अमरवल्लरी, परंपरा कहानी संग्रह है। ज्ञान रंजन के फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी और सपना नहीं। यह किसका है? ज्ञान रंजन का है। 94 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। 94 कमलेश्वर के कुछ कहानी संग्रह को देख लेते हैं। राजा निर्वंशिया, है ना, और राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान। निर्मल वर्मा के देखते हैं। परिंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता किसने प्राप्त की थी? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बहुत फेमस है ना, है ना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। कौन कौन लिखी थी? बुद्धू का कांटा, उसने कहा था सुखमय जीवन, है ना, सुखमय जीवन 1911 में, सुखमय जीवन इन्होंने लिखा था 1911 में। बुद्धू का कांटा 14 में, उसने कहा था 1915 में लिखा था। 3 कहानियाँ लिख करके ये हिंदी साहित्य जगत में अपनी जो है पहचान बना लिए, बहुत लोकप्रियता प्राप्त किए ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखते हैं हम जो है 95 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि करते हैं? वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि करते हैं? अगला देखते हैं। ये जो है अमृतलाल नागर ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है राही मासूम रजा, सी है शिव प्रसाद सिंह और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा भी और है ना। तो ये क्या है? ये जो है प्रजातंत्र और लोकतंत्र, इसे अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। ये जो है श्रीलाल शुक्ल का है, राग दरबारी से है, राग दरबारी उपन्यास से है। इसके तथ्यों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। और ये श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी से है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी 1968 उपन्यास के पात्र हैं। और राग दरबारी के देखते हैं। रुप्पन बाबू हैं, पात्रों को देखते हैं। रुप्पन बाबू रंगनाथ, बद्री पहलवान, जोगनाथ, सनीचर, मास्टर मोतीराम और रामाधीन, है ना।
इत्यादि हैं। तो देखिए पात्र से संबंधित प्रश्नों को भी पूछ लिया गया है, इसलिए इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो ये तो खंजन नयन है, सभी परिचित हैं इससे, है ना। क्या है? खंजन नयन है। 96 नंबर प्रश्न है खंजन नयन, है ना, 1981। आगे बढ़ते हैं, हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों की भी चर्चा कर लेते हैं। सेठ बाकीलाल, बूंद और समुद्र इंपॉर्टेंट है। सुहाग के निबुर भी इंपॉर्टेंट है। अमृत और विष भी इंपॉर्टेंट है। मानस का हंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। नैमिषारण्य और नाचो बहुत गोपाल भी इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल नागर के इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। 97 नंबर का प्रश्न है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। ध्यान देंगे, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यह जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो ये मेहता का है। किसका कथन है साथियों? मेहता का है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 97 98 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। जो है गोदान 1936 से थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। गोदान 1936 से होरी पात्रों को देख लेते हैं। होरी, गोबर, भोला, मिस्टर खन्ना, हीरा, दाता दीन, माता दीन, राव साहब, धनिया, रूपा, सोना, झुनिया, पुनिया, है ना, सिलिया, मालती, गोविंदी, सहुआइन। और प्रेमचंद के प्रमुख सेवा सदन है उपन्यास है। रंगभूमि है कर्मपूर्ण, निर्मला, गबन और प्रेमाश्रय। आगे देखते हैं हम सभी। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन ए है जो है अजातशत्रु, बी है ध्रुवस्वामिनी, सी है स्कंदगुप्त, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये स्कंदगुप्त की पात्र है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो स्कंदगुप्त की पात्र है। हम सभी किस प्रश्न को पढ़ रहे हैं? तो 98 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। 98 संख्या, प्रश्न संख्या 98 को देख रहे हैं। स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं हम सभी 99 प्रश्नों को देखते हैं। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है जो है दुष्यंत कुमार ने, बी है विजय देव नारायण शाही ने, सी है धूमिल ने, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 99 है विजय देव नारायण शाही, है ना। करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? विजय देव नारायण शाही, है ना, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लघु मानव की महत्ता को प्रतिपादित किया विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में। ठीक है, नई कविता का नाम किसने दिया? अज्ञे ने दिया। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है। विजय देव नारायण शाही के काव्य संग्रह साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। मछली घर इंपॉर्टेंट है, साखी भी, संवाद तुमसे। दुष्यंत का देखते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप, है ना। सुदामा पांडे धूमिल का संसद से सड़क तक, है ना। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इंपॉर्टेंट है सुदामा पांडे का। और 100 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु है? तो ललित निबंध यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ निबंधों को देख लेते हैं हम सभी, है ना। अशोक के फूल हो गया, कल्पलता हो गया, और विचार और वितर्क, कूटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि हो गए। विद्या निवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां है। कुबेर नाथ राय का रस धर्मा ललित निबंधकार है। इनका प्रथम निबंध रस संग्रह क्या है? प्रिया नीलकंठी। किसका है? कुबेर नाथ राय का। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का है। आगे हम सभी देखते हैं 101 प्रश्नों को देखते हैं। अब जो है हाँ पैसेज से है। पैसेज का मतलब जो है थोड़ा सा अब जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये ग्रामर से संबंधित है। 1 से निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 105 तक इसमें इस खंड में नीचे दिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। राष्ट्रीयता का विकास के लिए भाषा का महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, है ना। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसे मनुष्य एक दूसरे के समीप आता है। अगर भाषा ना रहे, है ना, तो हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे एक दूसरे के प्रति,
है ना, नहीं कर पाएंगे, इशारे से करेंगे लेकिन बिल्कुल मतलब उतने व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाएंगे। उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। एक चीज़ हम लोगों ने ये पढ़ी किसके बारे में, भाषा की महत्ता के बारे में किया गया है। तो शीर्षक पूछा गया है कि उपयुक्त शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक राष्ट्रीयता और मनुष्य, है ना, और भाषा का महत्व सीहे अभिव्यक्ति का साधन। तो इसमें देखते हैं हम सभी भाषा का महत्व है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि भाषा का महत्व ही है इसमें बताया गया है ना, भाषा का महत्व भी हो गया। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है, ऑप्शन ए है खोज करना, बी है वार्ता करना, सी है प्रकट करना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना क्या होता है, प्रकट करना। अभिव्यक्त करना मतलब प्रकट करना। जब हम आप अपनी बातों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हमसे प्रकट का विलोम क्या होगा। प्रकट करना मतलब दिखाना, और इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है गुप्त, बी है पारदर्शी, सी है सूक्ष्म, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकट का क्या हो जाएगा साथियों, गुप्त हो जाएगा। प्रकट का गुप्त हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। प्रकट का विलोम गुप्त होगा, जबकि पारदर्शी का अपारदर्शी होगा, है ना। पारदर्शी अपारदर्शी। सूक्ष्म का क्या होता है, स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल होता है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है तरंगणी, बी है इला, सी है तटनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इला है साथियों ये तो पृथ्वी की पर्यायवाची है। किसकी है, पृथ्वी की पर्यायवाची है। इला किसकी है, पृथ्वी की पर्यायवाची। बाकी तरंगणी और तटनी नदी का पर्यायवाची। तो जो नहीं है करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, थोड़े और पर्यायवाची को देख लेते हैं। तरणी, तटनी, सरिता, कूलंकषा, अपगा, पैश्विनी, निर्झरणी, निम्नगा आदि नदी के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के हैं मही, मेदिनी, धरा, क्षमा, अवनी, है ना, ये सभी हैं। गद्यांश का आशय है, प्रश्न संख्या 105 है। प्रश्न संख्या 105 है, गद्यांश का आशय। गद्यांश को हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है। ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है। साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 105 नंबर का प्रश्न है साथियों, भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। भाषा की समानता क्या करती है, मनुष्यों को निकट लाती है। भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब जो है 106 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है पतला, बी है चौगुना, सी है घना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 106 नंबर का जो प्रश्न है वो है चौगुना। चौगुना क्या है, गुणवाचक नहीं है, बल्कि पतला और घना, पतला है घना है ये गुण को दिखा रहा है, बल्कि चौगुना जो है संख्या को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, चौगुना। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, है ना। जो है यह जो है संख्यावाचक विशेषण के भेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण का आवृत्तिवाचक विशेषण है, जबकि पतला घना गुणवाचक का विशेषण है। अब देखते हैं, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है ना, उसे संख्यावाचक कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण बोधक। आगे देखते हैं 107 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये मुहावरा से संबंधित है। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है एक आंख से देखना, यानी कि जो है बराबर मानना, सभी को एक आंख से देखना, सभी के साथ समान व्यवहार करना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे और देख लेते हैं, जैसे है एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न करा करके किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए उसे ही क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना, आंखें मूंदना, मर जाना, आंखें मारना, इशारा करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी 108 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। ऑप्शन ए है महाशय, बी है महोत्सय, सी है पितृण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संधि की क्लास हुई है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं चैनल पे। महोत्सव दीर्घ स्वर संधि नहीं है। दीर्घ स्वर संधि पूछा गया है कि किसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। 108 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा महोत्सव, क्योंकि महोत्सव में गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। आगे देखते हैं हम सभी, आगे प्रश्न को देखते हैं। हाँ, महोत्सव में गुण संधि है, जबकि महाशय एवं पितृण दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। 2 सवर्ण मिलकर दीर्घ होते हैं। 2 सवर्ण मिलकर के क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। यदि आ
ई ई उ ऊ और री के बाद वे ही स्वर आए दीर्घ, तो दोनों मिलकर के आ ई उ और री हो जाता है। महा प्लस आ से महा से ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना। और गुण संधि देख लेते हैं। यदि आ के बाद, यदि आ के बाद ई या उ और री आए तो दोनों मिलकर के ए ओ और अर हो जाता है, जैसे महाधन, उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 109 प्रश्न को देखते हैं। मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो ये तो पूर्ण भूतकाल है, मारा था, है ना, ये पहले की बात हो रही, पूर्णता पूर्ण भूतकाल है। तो 109 नंबर का जो प्रश्न है वो पूर्ण भूतकाल यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 109 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इससे हम सभी का तैयार हो जाएगा। मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में पूर्ण भूतकाल का भेद है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु हेतुमत। ठीक है, जिससे भूत काल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, है ना, उसे सामान्य कहते हैं, सामान्य भूत। पूर्ण भूत क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, वह आया था, मतलब पूरी तरह से क्या है? कंप्लीट है। संदिग्ध में देखते हैं, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। तुमने गया होगा, वह गया होगा, मतलब कंप्लीट नहीं है, क्या है? संदेह है, गया है कि नहीं गया है ना, इस तरह से संदिग्ध होगा। ये वाक्य गलत है, तुमने जो है 110 में देखेंगे, मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है ना। ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, बी है कर्तृवाच्य, सी है भाववाच्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 110 नंबर का है, देखिए ये वाच्य से है ना, वाच्य से है। मनोज क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है ना, तो ये कर्तृवाच्य है। मनोज काम कर रहा है, क्या है? ये कर्तृवाच्य है ना। आगे देखेंगे, यह कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कर्ता की प्रधानता का कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता, पुस्तक पढ़ी जाती है ना। भाववाच्य में जैसे जो है क्रिया के उस रूपांतर के भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे धूप में चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, है ना। आगे देखेंगे 111 नंबर का द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रतिदिन, बी है भूखा प्यासा, सी है बेकाम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिदिन और बेकाम ये तो अव्ययीभाव समास का हो गया, है ना। भूखा और प्यासा ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे देखेंगे अव्ययीभाव, है ना, प्रतिदिन बेकाम यथाशक्ति अव्ययीभाव समास के हैं। बाकी इस समास को कई बार पढ़ चुके हैं आप सभी, है ना। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है और बहुब्री में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन ए है साम्राज्य, बी है श्राप, सी है पैतृक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 112 का है मित्रों, 112 का है शुद्ध वर्तनी है, पैतृक है, क्या है? पैतृक है, पैतृक शुद्ध है, ये जो है शाप हो जाएगा। और ये जो है साम्राज्य शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, हाँ, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए साम्राज्य तथा शाप क्रमशः इस प्रकार से हैं। पैतृक शब्द क्या है? शुद्ध है। साम्राज्य लिखा गया है ना इसमें, इसमें ये देखिए साम्राज्य, साम्राज्य। आगे देखेंगे 113 नंबर का देखेंगे, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है शीघ्र विवाह होना, अड़चन दूर होना, तत्काल कार्य होना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तत्काल कार्य होना, तत्काल कार्य होना, इसका क्या हो जाएगा? चट मंगनी पट ब्याह तत्काल कार्य होना। आगे देखते हैं हम सभी 114 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 114 नंबर के प्रश्न थोड़ा सा और एक दो है, ये भी देख लेते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख धनवान, इसे क्या? मूर्ख धनवान। ऊंची दुकान फीका भगवान, केवल बाह्य प्रदर्शन, केवल बाह्य प्रदर्शन, ये सब पूछे जाते हैं। अनल अनिल सम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। प्रश्न संख्या 14 है। ऑप्शन ए है अग्निवायु, बी है हवा पानी, और सी है जल आकाश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 114 नंबर का है वो क्या है? इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जल और आकाश,
हवा, पानी, है ना। तो अनिल और अनल और अनिल का, अनल अनिल, है ना। अनल मतलब अग्नि, अनिल का मतलब होता है वायु, हवा। जो है अनल मतलब अग्नि, अनल मतलब अग्नि और अनिल मतलब वायु। अनिल मतलब होता है हवा और अम्बु माने होता है पानी, और अम्बु का मतलब होता है जल, अम्बर का मतलब होता है आकाश। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। वाक जाल का संधि विच्छेद कीजिए। वाक प्लस जाल, बी है वाक प्लस जाल, सी है वाग प्लस जाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 115 नंबर का प्रश्न है मित्रों, वाक प्लस जाल होगा, का में हलंत लगेगा। वाक प्लस जाल करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। का ख गा, है ना, प्रथम का तीसरा हो जाना, प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाना, ये नियम है व्यंजन संधि का। आगे देखेंगे वाक जाल का संधि विच्छेद, वाक प्लस जाल होगा, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन में स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। इसका नियम भी देख लेते हैं जो संधि में था। यदि का चाटा तापा के बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए या अलावा या कोई स्वर वर्ण आए तो का चाटा तापा के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिग्गज का होगा दिग प्लस जन, है ना। का ख गा हो गया, दिग्गज हो गया। अपिबंधन का हो जाएगा अप प्लस ईंधन। आगे देखते हैं 116 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आ प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है मौन, बी है शैव, सी है कुलीन, है ना। तो और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 16 नंबर का प्रश्न है वो हो जाएगा कुलीन। क्या हो जाएगा, कुलीन। कुलीन में क्या लगा है, ईन लगा है, क्या लगा है, ईन लिखा है। और मौन, मौन में जो है शिव में आ प्रत्यय लग करके शैव बन गया है और मुनि में आ प्रत्यय लग करके मौन बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। अशुद्ध वाक्य है आज दिन सबसे अच्छा है। 117 नंबर का प्रश्न है। बी है मैं प्रातः काल के समय घूमने गया, यहाँ तो समय तो व्यर्थ है ना। जब प्रातः काल है तो समय लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अशुद्ध पूछा गया है तो यही अशुद्ध है, क्योंकि प्रातः काल है तो समय, प्रातः काल स्वयं अपने आप में समय को दर्शा रहा है ना। तो 118 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 118 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अस्पताल के मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद, है ना, जब मृत्यु हो गई तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या कहा जाएगा, का वर्षा जब कृषि सुखानी, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, नक्कर खाने में तूती की आवाज़, उपयुक्त में से। तो यही होगा, का वर्षा जब कृषि सुखानी, क्योंकि अगर समय पर ना कोई चीज़ मिले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका, है ना। तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, जिसका अर्थ होता है समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है, समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ओस मतलब ओस की बूंद जानते ही हैं, उसको उसे चाटने से प्यास तो बुझती नहीं है। तो वही है कि बहुत थोड़ी सी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। नक्कर खाने में तूती की आवाज़, लोकोक्ति का अर्थ है छोटे की बात नहीं माननी चाहिए, बड़ों के रहते छोटे की बात नहीं माननी चाहिए, है ना। नक्कर खाना के रहते तूती की आवाज़ मतलब तूती छोटा। आगे देखते हैं हम सभी 19 नंबर का। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए है मोहन के घर के निकट चौराहा है, बी है तुम बेखटके आ सकते हो, सी है विक्रमादित्य के दरबार में बहुत से विद्वान हैं। तो इसमें पूछा गया है द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। द्विगु, द्विगु जो है संख्यावाची होता है। द्विगु क्या होता है, संख्यावाची। तो इसमें देखिए मोहन के घर के निकट चौराहा है और किसी में संख्या नहीं दिख रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 119 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दिगु जो है, जिस शब्द का पूर्व पद संख्या का बोधक हो वहाँ दिगु होता है ना। जैसे चौमासा, चार विशेष मासों का समाहार, चौराहा, चार राहों का समाहार। अब लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, 120 नंबर का प्रश्न है ना। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है मेरे हाथ खुजलाते हैं, मेरे हाथ खुजलाते हैं, तो ये तो गलत ही है, इसमें प्रेरणा तो दी नहीं गई है ना, किसी से काम तो करवाया नहीं गया। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, लड़का अपने को सुधार रहा है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिता जो है पुत्र से पत्र लिखवा रहा है, ये क्या है, प्रेरणार्थक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। तो इस प्रकार मित्रों जो है 80 प्रश्नों को हम लोगों ने किया और ये प्रश्न जो है TGT के हैं, ये 9th to
10th के, ठीक है। ये जो है सॉल्व पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया, देखा इतना कि इनमें से हम लोगों के कितने गलत हैं कितने सही हैं। ये अंदाज़ा तो हम सभी लगा ही चुके हैं कि कहाँ हम में कमियां रह गई हैं, किस किस टॉपिक पे हमें अभी और मेहनत करनी है ना। और प्रश्न जो है किस तरह से बनते हैं, तो प्रश्न बहुत इजी भी नहीं है ना। गहराई से प्रश्न बने हैं, पात्रों से बने हैं, और भाषा से संबंधित प्रश्न बने हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि से सब हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, और आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई, क्योंकि हर प्रश्न का जो है एक्सप्लेन भी करना था। तो इसलिए टाइम के लिए जो टाइम इतना लगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। बाकी जो है एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ हम सभी फिर मिलेंगे, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और ये बताना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आप हिंदी व्याकरण जो है ग्रामर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, तो 5-6 दिन जो भी जितने भी दिन बचे हैं हम सभी के, 19 से तो परीक्षा स्टार्ट है बिहार शिक्षक भर्ती की, ठीक है। TRE 3.0 री एग्ज़ाम जो है 19 से स्टार्ट है, तो 19 के मतलब 18 तक होगा। 18 तक या जो है हम सभी करेंगे प्रैक्टिस सेट, और प्रत्येक दिन एक टॉपिक को कवर किया जाएगा व्याकरण से संबंधित जो है। तो उस इसमें जो है आज जो क्लास हुई है ये हुई है रस से संबंधित, काव्यशास्त्र रस से संबंधित जो है 60 प्रश्नों को 65 प्रश्नों को लिया गया है रस से संबंधित। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद जो है अलंकार से संबंधित प्रश्न बनेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, और क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने का उतना टाइम है नहीं, तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ प्रश्न किस तरह से कैसे पूछे जाते हैं, और कहाँ कहाँ कमियाँ हैं वहाँ हम सभी को सुधार करना है। तो इस तरह से प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उन सभी को कवर करने की एक श्रृंखला चलाई गई है। तो आप चाहें तो उस क्लास को देख सकते हैं। बाकी जो है इसमें जो है बिहार शिक्षक भर्ती में जो जिस भी विषय में 11-12 और 6 to 8 1 से 5 तक हिंदी से जो भी प्रश्न बने हैं, ये प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आती रहेगी, और आप क्लास में बने रहिए, आप देखते रहिए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, क्योंकि उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, और अगर ये क्लास उपयोगी लगी हो तो आप अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आज की क्लास यहीं तक है मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।